नमस्कार दोस्तों, जो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज कर रहे थे बीपीएससी टीआरई की, तो उसी के क्रम में आज का जो हम लोगों का पेपर है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 का प्राइमरी लेवल का पेपर है। और इसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम लोग वन बाय वन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद भी अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा 34 नंबर का। 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसकी लाभ प्रतिशतता क्या है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहला स्टेप हमारा रहेगा कि जैसे कह रहा 39 दर्जन आम, तो एक दर्जन आम का हम लोग मूल्य मान लेंगे। एक दर्जन आम का मूल्य हमारा हो गया 1 रुपए। अब 39 दर्जन आम का मूल्य हम लोग को पता चल गया 39 रुपए। अब ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य, क्योंकि कह रहा है कि लाभ इतने रुपए में बेचने पर उसको लाभ होता है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब लाभ कह रहा है कितना होता है? 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी लाभ हो गया 13 रुपए के, क्योंकि एक दर्जन का 1 रुपए माना था, तो 13 दर्जन का लाभ हमें 13 रुपए पता चल गया। तो अब हम लोग यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, जिसको सीपी हम लोग बोलते हैं। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य है 39 रुपए और लाभ है 13 रुपए, यानी क्रय मूल्य हो गया 26 रुपए। अब हमसे क्वेश्चन में लाभ प्रतिशतता पूछ रहा है, यानी लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हम लोगों को क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी निकाला है 13 रुपए का। क्रय मूल्य है हमारा 39 रुपए है, सॉरी क्रय मूल्य है हमारा 26 रुपए। अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया इंटू 100। अब 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, 2 से इसको काट देंगे 50, यानी 50% का लाभ आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये। जितना भी आप लोगों को कह रहा हो उतना हम लोग 1 रुपए मान लेंगे। एक की कीमत, जैसे एक दर्जन की एक कीमत मानी, तो 39 दर्जन की 39 रुपए हो गई। लाभ हमारा 13 रुपए का था, तो क्रय मूल्य हमने निकाल लिया विक्रय मूल्य माइनस लाभ करके, तो लाभ हमारा आ गया 26 रुपए। अब लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ 13 रुपए, क्रय मूल्य 26 गुणे 100, यानी 50% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 48, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहला स्टेप हमारा एलसीएम रहेगा। तो 15, 30, 38 और 40 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, छोटी संख्या से करते हैं, तो 15, ये 15 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 15, 15, 19 और 10। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा हम लोगों का, तो ये 15, 15, 19 और 5। अब हम लोग 3 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 पच्चे 15, 5, 19 और 5। अब 5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, 1, 19 और 1। अब 19 से कर देंगे तो 1, 1, 1, 1, यानी एलसीएम हम लोगों को पता चल गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 19। तो ये हो गया 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 गुणे 19। तो 120 और 19 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22, 8, 0, 2280। अब हमसे क्या कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 अंकों की अगर हम लोग छोटी संख्या मानेंगे तो 5 अंकों की छोटी संख्या होती है 1 और 4 जीरो। जब भी छोटी संख्या आएगी तो पहले 1 लिख लेंगे और उसमें से 1 घटा के जितना होगा उतना जीरो लगा देंगे। जैसे 5 अंकों की थी तो 1 लिखा और 4 जीरो ऐड कर दिया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2280 से। तो 2280 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 4 बार में जाएगा, और 4 की जब 2280 से गुणा होगी तो ये आ जाएगा 9120। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 880, यानी यहाँ शेषफल हमारा 880 लगभग लगभग 4 में भाग गया। तो जब 4 में गया तो 2280 जो है 2280 की 4 से गुणा करेंगे। तो 2280 की 4 से गुणा करके हम लोग देखते हैं एक बार। तो 2280 और 4 की गुणा करने पे आएगा हमारा 9120। तो ये देखेंगे हम लोग 1, 2, 3, 4, 4 अंकों की संख्या आई है, लेकिन हमको निकालनी है 5 अंकों की संख्या। तो 2280 में अब 4 से पहले गुणा किया था, अब 5 से कर देंगे। 5 से गुणा करने पे देखते हैं कितना था। तो 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11400। तो 11400 आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंकों की छोटी संख्या हो गई। तो ये 5 अंकों की छोटी संख्या जो आई है 11400 आई है, लेकिन ये ऐसी संख्या है जो 15, 30, 38 और 40 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 शेष बचता हो, तो 11400 में हम लोग 2 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 11402। बिल्कुल बेसिक मेथड है, और ऐसे आप लोगों का क्वेश्चन ये भी कभी भी गलत नहीं होगा। नहीं तो आप लोग एक एक करके इसको ऑप्शन में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। सिंपली क्या, पहले एलसीएम निकाल लेंगे।
एलसीएम हमारा जितना आएगा उससे हम लोग जितना 5 अंकों की कह रहा था तो 5 अंकों की संख्या को हमने छोटी संख्या को डिवाइड किया तो 4 भागफल हमारा आया। भागफल है इसकी गुणा की तो ये हमारा आ गया 91 20। ये 4 अंकों की संख्या आई, हमको चाहिए थी 5 अंकों की। इसे 4 के बाद हमने 5 से गुणा किया। अगर 5 से भी नहीं आती तो 6 से गुणा करते तो 11 400 आई। अब 11 400 ऐसी संख्या है जो 15 30 38 40 से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी। ये हमको 2 शेषफल बचाना था इसलिए हम लोग 2 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62। तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिखेगा पहला हम लोग काम करेंगे, ये इसके चिन्ह को बदल के मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 18/5 प्लस √7 है तो इसमें 5 माइनस √7 बटे 5 माइनस √7 ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुणा कर देंगे। ऐसे ही 4/√7 प्लस √3 है, यहाँ पे 7 प्लस 3 है तो इसमें √7 माइनस √3 बटे √7 माइनस √3। इसी तरीके से प्लस 1/√3 प्लस √2 है तो इसमें भी हम लोग चिन्ह बदल के गुणा कर देंगे। √3 माइनस √2 बटे √3 माइनस √2। फिर प्लस 1/√2 प्लस 1 है तो इसमें गुणा कर देंगे माइनस चिन्ह बदल के √2 माइनस 1 √2 माइनस 1। आप जब गुणा करेंगे तो ये जो है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ये ऊपर 18 रहेगा हमारा और 5 माइनस √7 रहेगा। नीचे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। आप चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि ये फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब √7 का स्क्वायर 7 हो गया तो ये 25 माइनस 7 हो गया। इसी तरीके से यह 4/7 माइनस √3 बटे अब √7 का स्क्वायर 7 और √3 का स्क्वायर 3, 7 माइनस 3 हो गया। इसी तरीके से ये ऊपर हो गया √3 माइनस √2 और नीचे √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2 प्लस ऐसे √2 माइनस 1 ऊपर हो गया, नीचे √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1। अब आगे देखते हैं, ये हो गया 18, ये 5 माइनस √7 बटे 25 में से 7 गया 18 प्लस 4 √7 माइनस √3, 7 में से 3 दिया 4 प्लस √3 माइनस √2 और 3 में से 2 गया 1 प्लस √2 माइनस 1 अपॉन 2 में से 1 गया 1। अब 18 से 18 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा 5 माइनस √7 फिर प्लस 7 माइनस √3 फिर प्लस √3 माइनस √2 फिर प्लस √2 माइनस 1, इतना बचा हमारा। अब √7 से √7 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया तो बचा 5 माइनस 1 और 5 माइनस 1 का मतलब हो गया 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा चिन्ह बदल देना है, ऊपर नीचे गुणा कर देना है। 5 प्लस √7 था, 5 माइनस √7 से गुणा की। √7 प्लस √3 था, √7 माइनस √3 से की। √3 प्लस √2 था, √3 माइनस √2 से की। और यहाँ पर √2 माइनस √1 से की 1 से की। तो ये 18 यहाँ पे 18 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पर नीचे 1 आया। अब ये यहाँ से जब कैंसिल हो गया तो ये 5 बचा, तो 5 तो कहीं पे है नहीं, यहाँ माइनस √7 है, यहाँ प्लस √7 था कैंसिल हो गया। ये माइनस √3 था प्लस √3 था कैंसिल हो गया, माइनस √2 था प्लस √2 था कैंसिल हो गया। अब यहाँ से बचा एक ये 5 और एक ये बचा -1, तो 5 माइनस 1 4 हमारा आंसर हो गया। अगला देखते हैं 78। एक संख्या को 5% घटाया जाता है तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं संख्या 100 है। अगर 5% घटाया जाता है यानी 100 में से 5 गया 95/100, तो ये संख्या आ गई हमारी 95। अब अगर आप फिर 10% बढ़ाया जाता है, अब इसको 10% बढ़ाएंगे तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110/100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब 11 और 95 की हम लोग गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पे हमारा आ जाएगा 1045/10। अब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 104.5। अब कह रहा है इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती है। पहले मूल संख्या हमने 100 मानी थी, अब हो गई 104.5, तो कितना बढ़ी 4.5% बढ़ी। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 4.5% बढ़ती है। इसका दूसरा भी तरीका है, आप लोग अगर सूत्र से निकालना चाहें तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो इससे भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। फिलहाल ये बहुत ईजी है, 100 मान के 5% कम हुआ 95 बचा, 10% बढ़ाया तो 104.5 आ गया। पहले 100 था अब 104.5 हो गया, यानी 4.5% हमारी जो संख्या है वो बढ़ती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 84।
अब इस पे क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे दिया है अंडर रूट 44 का जो होता है वो 67 होता है मान। तो ये चीज़ याद रखना, जब 2 अंक बाद दशमलव आएगा तो एक स्थान हमारा जो है रूट से बाहर हो जाएगा। अभी ये आपको समझ में आ जाएगा। 4 अंक बाद आएगा तो 2 स्थान हमारा बढ़ेगा, 6 अंक बाद आएगा तो 3, 8 बाद आएगा तो 4। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कैसे होगा अब हम लोग देखते हैं। जैसे रूट 44.89 प्लस रूट 0.4489 प्लस अंडर रूट 0.004489 प्लस अंडर रूट 0.00004489। अब पैसे कह रहा 2 अंक, तो एक स्थान हम लोग बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर पूरा पूरा 44 था, अब 2 अंक बाद दशमलव आया तो एक स्थान यहाँ इधर ही जाएगा, यानी 6.7 हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर 4 अंक आया, यानी 2 अंक बाद हो जाएगा 2 अंक हो गया 67, और इससे पहले दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 6 अंक हुआ, 1 2 1 2 3 4 5 6, तो 3 अंक बाद हो जाएगा, 3 अंक बाद तो हम लोग ये ऐसे 67 जीरो, ये हो गया हमारा 0.067। इसी तरीके से यहाँ पर 4 अंक बाद हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 6.7, फिर हमारा 0.67, फिर 0.067, 0.0067, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7.4437। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस याद रखना 2 अंक अगर हमारा बढ़ रहा है अंडर रूट में तो बाहर हमारा एक ही स्थान बढ़ेगा। अंडर रूट में 4 बढ़ रहा है तो बाहर 2, 6 तो 3, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे उतना बढ़ा देंगे। उसी चीज को हम लोगों ने फॉलो किया, हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। तो हम लोग मान ले अगर मूलधन पी था, अकरा 7 गुनी हो जाती है, 7 पी हो गया हमारा मिश्र धन, और कितने वर्षों में, समय हो गया हमारा 24। साधारण ब्याज पे कह रहा है तो पहले में साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी 7p माइनस पी, तो 6p आ गया। और हमें दर निकालनी है, दर हमको पता नहीं है। तो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज है हमारा 6p, मूलधन है p, दर है हमारी r मान लेते हैं, समय हमें को 24 दिया है, बटे 100। तो p से p कैंसिल हो गया, 4 से काट देंगे, 4 छंग 24, 4 से काटा 25, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो r बराबर हो गया 25%। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी वाला 25% वार्षिक। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पी हमने मूलधन मान लिया, 7 गुनी हो रही थी, 7p हो गया, समय 24 दिया है, ब्याज हमने निकाल लिया, मिश्र धन माइनस मूलधन, 7p माइनस पी, 6p हमारा ब्याज हो गया। दर हमको पता नहीं थी, हम लोग ने आर मान ली। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 का फॉर्मूला लगा, आर हमारा 25% आ गया। अगला क्वेश्चन देखकर 97, किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीना का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, कुल दिन। तो कुल दिन है हमारे पास 30। अब कह रहा है पहली तारीख अगर पड़ रही है संडे को, तो पहली अगर संडे को है तो 8 तारीख 7 दिन बाद 8 तारीख संडे को पड़ेगी, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, यानी 1 2 3 4 5, उस महीने में हम लोगों को 5 संडे मिल जाएंगे। 30 महीने का है, पहला संडे पड़ रहा तो उसमें 5 संडे मिल जाएंगे। अगर आप संडे को 680 आते हैं तो संडे को हम लोग कुल पर्यटक निकाल सकते हैं। 680 एक संडे को आते हैं तो 5 संडे को कितना आ जाएंगे, 680 गुणे 5, तो ये हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3400। अब अदर डे का निकाल लेंगे अन्य दिन पे, तो अदर डे की अगर हम लोग बात करें तो 5 दिन तो हमारे घट गए, यानी बचे हमारे पास 25 दिन। अब अन्य दिनों में 332 आते हैं तो कुल कितना हो जाएगा, 25 गुणे 332, तो 25 और 332 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8300। अब टोटल पर्यटक हम लोग निकाल लेंगे। संडे की अगर हम लोग बात करें तो 3400 आए हैं टोटल महीने में, अदर डे पे 8300 आए हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 11,700। तो कुल पर्यटक हमको पता चल गया महीने में आए 11,700। हमसे पूछ रहा है औसत संख्या, तो औसत होता है कुल बटे जितने दिन है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा कुल हमारे पर्यटक 11,700 और दिन थे 30, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 बचा 2, 3 नाम 27, यानी 390 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुल दिन हमने मान लिया 30, पहली तारीख को संडे था तो अल्लाह 8 को पड़ेगा, 15 को पड़ेगा, 22 को, 29 को, यानी टोटल 5 संडे पड़ गए। संडे के दिन आ रहा है 680,
तो 680 गुणे 5 करके 3400 पर्यटक हमको पता चल गया। आने दिनों में आ रहा 332 यानी 25 पर्यटक, 25 दिन बचे 332 पर्यटक यानी 8300। टोटल महीने में पर्यटक 3400 प्लस 8300 जोड़ देंगे 1100 पर्यटक आए। औसत निकालना था, 30 दिन थे, 1100 कुल था, दोनों को डिवाइड कर दिया, हमें औसत पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के योग के बराबर है। तो सबसे पहले तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की जगह पाई कह रहा 8 मीटर स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 64 पाई मीटर स्क्वायर। अब दूसरा जो हमारे पास त्रिभुज है उसका एरिया हमको दे रखा है, इसको हम लोग A1 कह देते हैं, इसको कह देते हैं A2। तो इसका एरिया हमको दे रखा है 36 पाई मीटर स्क्वायर। अब उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के टोटल के बराबर है। तो तीसरा जो वृत्त होगा उसको हम लोग A3 कर देते हैं, जो वृत्ताकार मैदान कह रहा है उसको हम लोग A3 मान लेते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी A1 प्लस A2 के बराबर है। तो A1 आया है हमारा 64 पाई, A2 आया है 36 पाई, और A3 की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला है अभी हम लोगों ने लिखा। तो पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36 यानी 100। तो आर बराबर √100 यानी 10 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमारी 10 सेंटीमीटर आई है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, सॉरी 10 मीटर आई है तो व्यास हमारा 2 गुना होता है यानी 20 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल, केवल समझने वाला है। यहाँ पर वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई इनसे कह रहा था, पूछ रहा था, जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के और 36 पाई मीटर स्क्वायर के योग के बराबर था। तो 8 मीटर त्रिज्या का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला, 36 पाई मीटर स्क्वायर हो गया, और 64 पाई मीटर स्क्वायर हो गया, और 36 पाई मीटर स्क्वायर दोनों को ऐड कर दिया, तीसरे के बराबर कर दिया। आर आ गई हमारी 10, तो व्यास हो गया हमारा 20 मीटर। अगला 106। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को a प्लस बी प्लस सी से भाग करना है। तो इसके लिए बीजगणित में एक सरसंख्या होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसके जब हम लोग गुणनखंड करते हैं या सरसंख्या हम लोग बोल रहे हैं तो ये बराबर होता है, इसकी जो वैल्यू बराबर होती है a प्लस बी प्लस सी के, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। तो ये जो है इसके बराबर होता है, और इसको हमको भाग देना है a प्लस बी प्लस सी से। तो a प्लस बी प्लस सी से भाग दे देंगे तो ये पूरा कट कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल अगर आपको सबसम का याद है, भाग देने की जरूरत नहीं है। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। हिंदी, अंग्रेजी और गणित के विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120, 140, 100 है। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40, 55 और 45% अंक प्राप्त करता है। वह विज्ञान विषय जिसका पूर्णांक 180 है में कितने अंक प्राप्त करे कि सभी चारों विषयों में 60% हो जाए। तो सबसे पहले तो पूर्णांक हम लोग देख लेते हैं। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी का जो पूर्णांक है 120 है। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश का पूर्णांक हमको दे रखा है 140 है। उसके बाद मैथ की बात की जाए तो मैथ का पूर्णांक हमको दे रखा है 100 है। उसके बाद साइंस की बात की जाए तो साइंस का पूर्णांक हम लोगों को दे रखा है 180। तो टोटल पूर्णांक हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल पूर्णांक हम लोग इसको जोड़ देंगे तो 0 0 8 4 12 2 14, और यहाँ 1 2 3 और 2 5, 540 हमारा टोटल पूर्णांक हो गया। और कह रहा है कि 60% हमको सही, तो मतलब टोटल का 60% हमको पता करना है। तो 540 का हम लोग 60% निकालते हैं। तो 60% निकालने के लिए गुणा 60/100 कर देंगे। 54 54 और 6 की गुणा करते हैं तो 324, यानी उसको 324 नंबर लाना है। अब उसका कितना नंबर आया है ये हम लोग देख लेते हैं। पहले अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो 120 का 40%, क्योंकि यहाँ पे 40% कह रहा है हिंदी में। उसके बाद अंग्रेजी में 55 और गणित में 45। तो हम लोग निकाल लेते हैं 0 0 0 0 12 चक्कू 48 नंबर उसे हिंदी में मिला है। अब हम लोग बात करें अंग्रेजी की तो अंग्रेजी में 140 है और 55% अंक प्राप्त कर रहा है, यानी 55/100। तो 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दिया 11, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया 2 सत्ते 14, यानी यहाँ से 77 अंक उसको मिला। अब हम लोग मैथ की बात करें तो मैथ में उसको 100 में से 45% यानी 45 नंबर मिला, क्योंकि 100 का 45% निकालोगे तो 45 हो जाएगा। अब टोटल उसने कितने अंक 3 विषय में प्राप्त किए हैं तो 48 प्लस 77 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 7 5 12 12 8 20
और 2 4 2 6 7 13 13 4 17 यानी टोटल 170 अंक उसने 3 विषय में प्राप्त किया। अगर आप विज्ञान में कितना प्राप्त करें कि 324 हो जाए, तो 170 3 से प्राप्त कर लिए, लाना है उसे 324, घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6, 11 में से 7 गया सॉरी 4 में से 0 गया 0, 12 में से 7 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, यानी 154 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले टोटल पूर्णांक हमने देखा, टोटल पूर्णांक हमारा 540 का बन रहा था, सब में से 60% नंबर लाना था टोटल का, तो 324 नंबर उसको चाहिए था। हिंदी में उसमें 40% यानी 48 नंबर मिले, इंग्लिश में 55% यानी 77 नंबर लाया, मैथ में 45% यानी 45 लाया, 170 नंबर उसने प्राप्त किए। अब 324 लाना था, 170 आ रहे थे यानी दोनों को घटा देंगे, 154 नंबर उसे और चाहिए जिससे 60% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 123। अब ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो बी उसको 8 दिन में करता है, बी और सी मिलकर 4 दिन में, ए और सी मिलकर एक्स दिन में, ए और बी मिलकर वाई दिन में, तो एक्स बटे वाई का मान निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा सबसे पहले कार्यक्षमता या कैपेसिटी हम लोग निकालेंगे। कार्यक्षमता कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका? 15 दिन, 8 दिन और 4 दिन। यहाँ पर एक मतलब 15, 8 और 4 हमको दे रखा है, 15, 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 120 यूनिट। अब क्या हमसे कह रहा है कि ए 15 दिन में करता है, तो ए की कार्यक्षमता निकाल सकते हैं। 120 टोटल काम है, 15 दिन में कर रहा है यानी 8 यूनिट पर डे उसका एक आ गया। इसी तरीके से बी काम में निकाल सकते हैं, 120 टोटल काम है और उसकी कार्यक्षमता है 8 दिन यानी 15 यूनिट पर डे उसका आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं बी प्लस सी का, क्योंकि क्वेश्चन में हमको यहाँ पर दे रखा है बी प्लस सी मिलकर 4 दिन में करते हैं, तो 120/4 यानी 30 यूनिट पर डे। तो इतना हम लोगों ने कार्यक्षमता निकाल ली ए, बी और बी प्लस सी की। अब सी की कार्यक्षमता हमको निकालनी है, तो सी की कार्यक्षमता कैसे निकाल सकते हैं? अगर बी प्लस सी में से बी घटा दिया जाए तो हमें सी की कार्यक्षमता आ जाएगी। बी प्लस सी है हमारा 30, 30 में से 15 घटा देंगे तो 15 यूनिट पर डे हमारी सी की कार्यक्षमता आ गई। अब क्वेश्चन में कर रहा है ए प्लस सी मिलकर उस काम तो एक्स दिन में, यानी ए प्लस सी जो है एक्स दिन में कर रहा है, तो ए प्लस सी की कार्यक्षमता ए की 8, सी की 15, 8 प्लस 15 तो ये हो गया 23 ए प्लस सी की। अब ए प्लस सी की कार्यक्षमता 23 आ गई। अब ये कर रहा है एक्स दिन में पूरा काम, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स बराबर टोटल काम है हमारा 120, कार्यक्षमता है 23 यानी एक्स की वैल्यू आ गई 120/23। अब इसी तरीके से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि अगर ए प्लस बी मिलकर उस काम को वाई दिन में, तो ए की कार्यक्षमता 8, बी की 15, तो ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी हो गई? 8 + 15 यानी 23। अब ए प्लस बी की यानी वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, 120/23 सेम आ जाएगा। अब एक्स बटे वाई निकालना है, तो एक्स बटे वाई निकालने के लिए ऊपर 120/23, नीचे भी 120/23, दोनों को काट देंगे यानी एक हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कार्यक्षमता यहाँ पे हम लोगों को निकालनी थी, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, जो भी हमको दिया है 120 यूनिट टोटल काम आ गया। ए जो है हमारा 15 दिन में कर रहा था, तो 120/15 करके उसकी कार्यक्षमता निकाल ली। इसी तरीके से बी की निकाल ली, इसी तरीके से बी प्लस सी की निकाल ली। अब सी की चाहिए थी, तो बी प्लस सी में से बी माइनस कर दिया यानी सी की कार्यक्षमता में 15 पता चल गई। अब ए बी सी की अलग अलग कार्यक्षमता पता चल गई, तो हमें ए प्लस सी का कह रहा था, तो ए प्लस सी की कार्यक्षमता हमारी 8 + 15 23 हो गई। एक्स दिन में कर रहा था, टोटल काम हमारा 120 था, कार्यक्षमता 23 थी यानी एक्स बराबर 120/23 हो गया। इसी तरीके से वाई की निकाली, एक्स बटे वाई सेम आवा यानी डिवाइड करने पर हमारा आंसर 1 आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई है 2a और 2b है, इसका परिमाप क्या है? तो समचतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है। अब इसके विकर्ण इस तरीके से होते हैं। अब ये इसके विकर्ण है, यहाँ पर 90 डिग्री पर एंगल बनाते हैं और ये हमारा बन जाता है समकोण त्रिभुज। जैसे ये टू और समद्विभाजित भी करते हैं, ये जैसे ये 2a है पूरा, तो इतना बचेगा a, ये हो जाएगा a। ये टोटल 2b है, तो ये b और ये b। अब यहाँ पे 90 डिग्री बना, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। अगर हम लोग मान लें ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये o है, तो भुजा ये हमारी ए बी हो गई। ए बी की अगर हम लोग लंबाई निकालेंगे तो ए बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लंब बन रहा है तो ये हमारा कर्व हो गया, ए बी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए ओ की वैल्यू हम लोगों को दी है बी, बी का स्क्वायर प्लस ओ बी की वैल्यू ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ए बी का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू हो गई हमारी √a² प्लस बी स्क्वायर, यानी एक भुजा हमको पता चल गई √a² प्लस बी स्क्वायर है। तो परिमाप हमसे पूछ रहा है, तो परिमाप हमारा होता है समचतुर्भुज का 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा होता है 4
गुणे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एक चीज याद रखनी है, जो चतुर्भुज के विकर्ण हैं वो एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 2b था, ये b हमारा इतना हो गया, टोटल 2a था, इतना a हो गया। ये हमारी आ गई भुजा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और परिमाण निकालना था, 4 गुणे भुजा का फॉर्मूला लगाया, हमारा आंसर आ गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो ऑप्शन है हमारे पास कि हम ऑप्शन ए तीनों यूज करें, एक्स की वैल्यू 12 18 यहाँ पे रखे, अब बराबर हो जाता है तो हमारा सही हो जाएगा। वो भी बहुत बेस्ट मैथड है एग्जाम के लिए, बेसिक मैथड है। अगर हम वो देखें तो 2x प्लस 3y बराबर है 77 और 3x प्लस 2y बराबर है 73। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर 2x है, यहाँ 3x है, दोनों को बराबर करना है। अगर हम इसमें 3x से गुणा कर दें तो ये 6x हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा, और इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 231। अब यहाँ पर 6x बनाने के लिए ये 6x हो गया, प्लस 2 से गुणा करेंगे, 2 दूतिया 6, 2 दूनी 4y, और ये हो जाएगा 103 दूनी 6, 7 दूनी 14, 146। अब ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों को माइनस कर देंगे एक में से दो, तो 6x प्लस 9y बराबर 231, 6x प्लस 4y बराबर 146, माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, 9 में से 4 गया 5y, यहाँ माइनस करेंगे ये हो जाएगा 85। तो y बराबर 5 से डिवाइड कर देंगे 17, यानी y की वैल्यू आ गई 17। अब y की वैल्यू जब हमें 17 पता चल गई तो हम लोग किसी भी, चाहे इसमें पुट कर दें चाहे इसमें, हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। 3x प्लस 2y बराबर 73, 3 गुणे x प्लस 2 गुणे 17 बराबर 73, तो 3x बराबर प्लस 34 बराबर 73, 3x बराबर 73 माइनस 34, तो 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा हमारा 6, 6 में से 3 गया 3, 3x, 3 से काट देंगे 3 एकम 3, 3 93, x बराबर 13 y बराबर 17, हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम लोगों को बस x की वैल्यू सेम करनी है, दोनों को घटा देना है, घटाने के बाद y की वैल्यू पता चल जाएगी, y की वैल्यू को पुट करेंगे, x की वैल्यू पता चल जाएगी। अदरवाइज हम लोग एक एक ऑप्शन x की वैल्यू रखे, y की वैल्यू रखे यहाँ पर, अगर यहाँ सेटिस्फाई हो जाए फिर यहाँ पे रखें, यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए, तब भी हमारा वैसे भी लगाने का एक मेथड हो सकता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, अब देखो ये लिखा है 467 प्लस 359 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 467, यहाँ पर भी 359, यहाँ पर भी 467, यहाँ पर भी 359। जब हम लोग देखेंगे ऐसे संख्याएं रिपीट हो रही तो हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी मान लेंगे। जैसे यहाँ 467 को ए, 359 को बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हो गया, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग खोल लेंगे दो, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा माइनस 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, बचा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल, जब भी ऐसे दिया हो संख्या रिपीट हो रही है हम लोग ए बी मान लेंगे, हमारा आंसर जो क्वेश्चन है आसान हो जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 हमारा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये टीआरई 3 के जो पीआरटी का एग्जाम था उसमें जितने मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम लोगों ने यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो हम लोगों का वीडियो होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।